दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री पुस्तक से पॉलिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों अध्याय 10 से हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में अध्याय 9 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अध्याय 10 है कानून और सामाजिक न्याय। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसी मजदूर को बिना दिए जाने वाला न्यूनतम वेतन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन के कानून के जरिए निम्न में से किन के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का भी शोषण न हो? तो मजदूर, उत्पादक और उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में निम्न में से कितने आयु के कम वर्ष के बच्चों को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम करने पर नहीं रखा जाएगा? और तो 14 से कम वर्ष के बच्चों को जो है खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, शोषण से मुक्ति का अधिकार का अर्थ है, इसका अर्थ होता है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस कानून को बनाने, लागू करने और या कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर कम काम करने या मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है वो किसी खाने या खदान या फिर किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रख सकते हैं। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों को पड़ताल करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, सरकार ने 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है घर, ढाबा या चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने के प्रथा पर कब से पाबंदी लगा दी थी? तो अक्टूबर 2006 से लगा दी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम कानून के अंतर्गत जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना के तौर पर क्या लिया जाता है? तो उसे जुर्माना के तौर पर दोस्तों लिया जाता है क्या? तो जुर्माना के तौर पर जो है उसे लिया जाता है 3 से 2 माह तक जेल की सजा होती है या फिर 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की जुर्माना होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना निम्नलिखित में से किस तिथि को घटी? भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटी गई थी 2 दिसंबर 1984 को। देखिए भोपाल गैस त्रासदी की घटना में निम्नलिखित में से कौन गैस रिसने लगी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण जो है ये घटना हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी जहरीली गैस को एक और किस नाम से जानते हैं? उसे मिक के नाम से जानते हैं। यहाँ किस नाम से जानते हैं? मिक के नाम से जाना जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस को। चलिए आगे क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में संमित दोषी कंपनी यूनियन कार्बाइड का संबंध किस देश से था? इसका संबंध अमेरिका से था। यूनियन कार्बाइड ये कंपनी है, इसका संबंध किस देश से था? अमेरिका से था। यूनियन कार्बाइड का नामक कंपनी ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? क्यों खोला था? ये विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का रास्ता श्रम है, लेबर है, सस्ता लेबर है। दूसरा है हमारे भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा ही कि थोड़ी भी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग
और सुरक्षित स्थितियों में बहुत ज्यादा समय तक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी कारण है दोस्तों, अभी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तीसरा है, भारत जैसे देश में सुरक्षा नामक मानक कानून बहुत ढीले थे और उसे भी उस सुरक्षा कानून को ढीले ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसके चलते ये विदेशी कंपनियों को यहाँ आकर कंपनी खोलने में बहुत आसानी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाते हुए निम्न में से किस मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जो एक मौलिक अधिकार है। ये कहा गया था दोस्तों, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 केस हुआ था, उसमें कहा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डैश ईस्वी के बाद अपने फैसले में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन अब सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करेंगे। तो 1998 में ईस्वी के बाद जो है वो ये फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषित से मुक्ति करने के लिए सरकार ने निम्न में से कौन से कदम उठाए हैं। तो किसी भी रियासती इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उसे शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए, ये सही है। दूसरा है, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों पर रोक लगाकर अब ईंधन के रूप में सीएनजी का इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं, ये भी सही है। तीसरा, खेतों में पराली जलाने के रोकथाम के लिए रोकने के लिए सख्त कानून बनाकर जिससे पर्यावरण में वायु प्रदूषण न फैले, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने यहाँ कीटनाशक एस्बेस्टस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संबोधित संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। तो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों हो जाएगा। जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है उसे क्या कहा जाता है। उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति यहाँ ऐसा व्यक्ति यहाँ संसाधन जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है। कई बार व्यक्ति अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, चलिए अब आ गया है क्लास 9 का। क्लास 8 तक कंप्लीट हो गया, अब क्लास 9 का अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट का नाम क्या है, चैप्टर फर्स्ट का नाम है लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र क्यों। तो पहला क्वेश्चन है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था क्या कहलाती है। उसे क्या कहा जाता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। डेमोक्रेसी डैश शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, ये यूनानी शब्द है दोस्तों। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है। चलिए आगे क्वेश्चन है, यूनानी में शब्द डेमोस का अर्थ क्या होता है। डेमोस का अर्थ होता है लोग होता है। डेमोस का क्या अर्थ होता है, लोग होता है। चलिए बताइए, यूनानी में शब्द क्रेसिया का अर्थ होता है। क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, शासन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ है लोगों का शासन। किसका शासन, लोगों का शासन। डैश शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो लोकतंत्र में जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो गलत जो है, लोकतंत्र का अर्थ होता है नेता या सरकार का शासन नहीं, लोगों का शासन होता है। ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर डैश में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। तो 1999 में, कब की थी, तख्तापलट 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे पाकिस्तान में लागू किए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के लिए कौन कथन असत्य है? क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लागू किए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के लिए कौन कथन असत्य, यानी गलत बताना है, कौन सा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो अगस्त 2000 में परवेज मुशर्रफ ने इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, ये गलत हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। तो मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। इसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने गए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन विशेषता है? तो इसकी विशेषता है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही बताना है, गलत नहीं बताना। इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये कथन है दोस्तों, ये 4 कथन है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो चीन में चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीन में यही होता है कि चुनाव लड़ने से पहले जो है सभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को से क्या लेना पड़ता है, मंजूरी लेना, परमिशन लेना पड़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, मैक्सिको के संदर्भ में लिखित पर कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य जो हो जाएगा, मैक्सिको 1930 में आजाद हुआ था। हाँ ये सही है। दूसरा, मैक्सिको में हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई नामक एक पार्टी का ही जीत मिलती थी। तो ये सही है। तो 1 और 3 जो है ये दोनों सही हो जाएगा। अब देखिए, तो वहाँ चुनाव जो होता है वो 6 वर्ष के बाद होता है। मैक्सिको में जो है 1930 में आजादी होने के बाद से मैक्सिको में हर वर्ष 6 वर्ष के बाद जो है राष्ट्रपति चुनने का जो है चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है, लेकिन सन 2000 तक जो है हर चुनाव में पीआरआई यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन विशेषता नहीं होती है? तो लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त होता है, जिसके माध्यम से केवल एक ही राजनीतिक पार्टी से नेता चुनने का अवसर मिलता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे डैश तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं था। 2015 तक जो है सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अपने यहाँ नागरिकता के नियम इस तरह बनाया गया कि रूसी अल्पसंख्यक का समाज के लोगों को मतदान का अधिकार जो है हासिल करने में मुश्किल होती है? एस्टोनिया देश। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के चुनाव प्रणाली में वहां के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के डैश नागरिक के वोट से ज्यादा है? तो फिजी। चलिए आगे प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन प्रमुख विशेषता है? तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो दोनों हो जाएगा, एक कथन 1 और 2 दोनों जो इसकी विशेषता है लोकतंत्र की। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे को डैश में अल्पसंख्यक गोरों के शासन गोरों के शासन से मुक्ति मिली। तो जिम्बाब्वे जो मिली थी 1980 में। चलिए, जिम्बाब्वे के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे को स्वतंत्र मिलने के बाद से ही देश पर जानू
पीएफ दल का राज है जिस देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। सही है। दूसरा, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीता था। ये भी सही है। तीसरा है कि राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे, जिसके कारण 2017 में मुगाबे के राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो लोकतांत्रिक सरकार के कहने का मतलब है एक लोकतांत्रिक सरकार जो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करता है, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, चीनी सरकार ने निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह पर रोक लगा दिया? तो गूगल और याहू दोनों को जो है वहां प्रतिबंधित किए हुआ है, वहां उसका अपना वेबसाइट चलता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को बताया गया है। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप जिसमें जिसमें क्या होता है कि लोग द्वारा जो चुने गए शासन ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध करता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। अब ये भी सही है दोस्तों। तीसरा, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में को मानते हुए काम करती है। तो ये तीनों जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बताइए, भारत एक निम्नलिखित में से किस तंत्र को मानने वाला देश है? वो है लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन लोकतंत्र के खिलाफ तर्क नहीं करती है? तो लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था? वो चीन में पड़ा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और शास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी अब बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है, क्योंकि क्योंकि बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती है। दूसरा है विपक्षी दल भी होता है। तीसरा, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती है। तीनों नहीं, क्या क्वेश्चन क्या करा? और शास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई, क्योंकि क्योंकि ये तो इसे तो ऑप्शन में तो नहीं होना चाहिए, तो कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन में क्या डी हो जाएगा? इससे कोई थोड़ी फर्क पड़ता है कोई सरकार रहे या ना रहे, अकाल तो कभी भी आ सकता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकार के लिए कौन सा कथन सत्य है? यानी सही बताना कथन कौन सा हो जाएगा? तो ये सरकारें लोगों को जरूरतों पर ध्यान दे सकती थी और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों को मर्जी पर निर्भर करता है। सही है। दूसरा है, शासकों को उनके लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की सख्त जरूरत होती है। नहीं, बिल्कुल गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का गैर जवाबदेही वाला स्वरूप है, अधिक अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? लोकतंत्र में कोई भी हमेशा स्थायी विजेता ही होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं? तो लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने से की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। जैसा लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ये तीनों जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही बताना, इसमें से कथन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से सही जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, डैश का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला डैश। तो लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, बहुमत का शासन भी चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है, यह जरूरी हो सकता है क्योंकि क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि इस बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला पर कर पाना संभव ही नहीं हो सकता है। सही है। दूसरा, अगर यह संभव हो तो तब भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने के का समय जो है इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता है। ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक फैसले का मतलब निम्नलिखित में से होता है। इसका मतलब होता है वैसा फैसला जो बिना किसी भेदभाव के उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद ले लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, हम लोकतंत्र को इतना महत्व देते हैं क्योंकि इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती नहीं। दूसरा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। गलत। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो बीपीएससी लेवल का, ये वाला बीपीएससी और यूपीएससी लेवल का है। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं? इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। और फिर भी आदर्श रूप से लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरी की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम और या काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। और इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्पाई सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतांत्रिक नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। चलिए अब आ गया अध्याय 2, आ गया संविधान निर्माण। मैंने गुरु के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, मैंने ही अशोचित के प्रभुत्व का विरोध किया है। यह कथन जो है वो किन का है? ये कथन नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार कब देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी 1964 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है श्वेत के लिए सत्य है? दक्षिण अफ्रीका के स्थायी लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था। सही है। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। सही है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसमें से सभी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेल्सन मंडेला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नेल्सन मंडेला को 30 वर्षों तक जेल में कैद रखा गया था। दूसरा, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उन्हें 30 वर्ष तक नहीं बल्कि 28 वर्ष तक जो है वो जेल में रखा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, देश से ही अश्वेत रंगीन चमाड़ी वाले भारतीय मूल के लोग में रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया 1950 में। दक्षिण अफ्रीका ने कब मध्य रात्रि को गणराज्य का नया
झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। तो 26 अप्रैल 1994 को। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अपने को इंद्रधनुषी देश कहलाता है? तो दक्षिण अफ्रीका जो अपने आप को इंद्रधनुषी देश कहता है। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो सत्य जो हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें रखता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। वह दस्तावेज जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है, उस दस्तावेज को क्या कहा जाता है? उसे संविधान कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान से क्या तात्पर्य है? इसका कथन सत्य बताना। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग जो है सामूहिक रूप से मानते हैं। हाँ, यह सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय करने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय करते हैं। ये दोनों जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? जिन देशों में संविधान है वे सभी जरूरी है कि लोकतांत्रिक शासन करने वाले ही देश होंगे। दूसरा है, लेकिन जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगा उस देश में संविधान होना जरूरी। हाँ, ये तो सही है। पहला गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, संविधान निम्नलिखित में से कौन काम नहीं करता है? तो संविधान जो ये अच्छे समाज के गठन के लिए किसी खास समुदाय या संभ्रांत लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत जैसे विशाल और विविधता पूरे भरे देश के लिए संविधान बनाया आसान काम नहीं था। क्योंकि देश में धर्म के आधार पर बढ़ते हुए बंटवारे की विभाजन झेलनी थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारे भाई बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। सही है दोस्तों। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासक को यह जाय दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिनमें इच्छा हो अपनी रियासत को विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इस रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। तो ये दोनों जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, डैश में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। 1931 में जो है वो रखा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन, 1928 में ही डैश और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। तो मोतीलाल नेहरू ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अबुल कलाम आजाद का निम्न जन्म जो है वो किस देश में हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था सऊदी अरब में था। अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था कहाँ? सऊदी अरब में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो जयपाल सिंह भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थी? तो जी दुर्गाबाई देशमुख। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुने गए जनप्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने काम करती है उसे डैश कहते हैं। उसे संविधान सभा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो भारतीय संविधान सभा के लिए मई 1946 में चुनाव हुए थे। दूसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरा है, इसके तत्काल बाद भी देश जो 2 हिस्से में बट गई थी, भारत और पाकिस्तान। तो इसमें से जो है सही कूट का चुनना है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है सही हो जाएगा। पहला जो है गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के लिए मई 1946 में चुनाव हुए थे, नहीं, ये गलत हो जाएगा।
तो जुलाई क्या कह रहा है, मई में नहीं हुआ था, बल्कि भारतीय संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य थे? 299 थे। कितने थे? 299 सदस्य थे। चलिए आगे बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत बताना है, इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा ने 26 दिसंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसी दिन के याद में जो हम साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये सही हो जाएगा। नहीं, गलत हम कर दिए। पहला वाला सही होगा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा 26 दिसंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था, ये सही ना। अभी जस्ट देखें 26 दिसंबर को 1900 नहीं नहीं, यहाँ दूसरा, तो पहला जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।